Hello dear students, in this video we are going to discuss about the heteroscedasticity के बारे में हम जानने वाले हैं. ओके तो सबसे पहले मैं आपके सामने डेफिनेशन रखता हूँ कि हेटरोस्केडास्टिसिटी होता क्या है. कि OLS में हमने क्या पढ़ा था. OLS में ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर वाला जो मेथड मैंने आपको करवाया था उसमें पढ़ा था कि जो वेरिएंस होता है हमारा एरर टर्म्स का वो कांस्टेंट होता है. क्या है? तो हमारा जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस जो होता है हमारा एरर टर्म का, ठीक है, जो हमारा एरर टर्म है UI, ठीक है, इसका जो एक वेरिएंस जो हमारे पास आ रहा है ये सिग्मा स्क्वायर, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है. ओके, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. It means variance of error terms does not change with change in लेवल ऑफ x. ठीक है, x में चेंज होने के कारण हमारा जो वेरिएंस है इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. इसको हम क्या कह रहे हैं? होमोसिडेस्टिसिटी. होमो मतलब इक्वल, स्प्रेड, होमोसिडेस्टिसिटी. तो इसको क्या बोलते हैं हम? जो हमारी जो है होमोसिडेस्टिसिटी. ठीक है, ये हमारे क्या है? हमारे OLS का जो हमारी एंजम्पशन है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है. ठीक है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंजम्पशन इज दैट वेरिएंस ऑफ द ईच डिस्टर्बेंस टर्म UI जो मैं कह रहा हूँ कंडीशनल अपॉन चूजन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, क्या मतलब है? कि हमारा x का वेरिएबल x वेरिएबल जो इन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है वो कुछ भी हो जाए, उसका वैल्यू कुछ भी वैल्यू ले ले, पर हमारा जो वेरिएंस होगा वो सेम रहेगा. ठीक है, तो रिमेन सेम रिगार्डलेस ऑफ वैल्यू ऑफ x. ठीक है, इसका मीनिंग यही होता है. तो ये चीज़ आपको समझनी है. पर जो होती है हेटरोस्केडास्टिसिटी में क्या होता है कि हमारा जो है जो वेरिएंस ऑफ एरर टर्म कांस्टेंट नहीं होता. द वेरिएंस ऑफ एरर टर्म, जिसको कि हम ये सिग्मा स्क्वायर में कह रहा हूँ, does not remain constant. ओके, ये कांस्टेंट नहीं रहता. ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ. मैं जैसे ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं ये यहाँ पे एक रिग्रेशन ड्रॉ करूँगा. ओके, यहाँ पे मैं एक रिग्रेशन लाइन ले रहा हूँ ये. ठीक है, ये मेरी रिग्रेशन लाइन चल रहा हूँ. मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये β1 प्लस β2 हैट, ये xi. ठीक है, ये मेरी रिग्रेशन लाइन चल रहा है. ठीक है, अब ये देखिए कि रिग्रेशन लाइन के ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, कुछ इस तरह का सिनेरियो हो सकता है हमारा. ठीक है, इस तरह से चल रहा है. वो ऑब्जर्वेशन ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है. ठीक है, ये इस तरह से चल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा चल रहा है ये बिल्कुल क्या बता रहा है? कांस्टेंट वेरिएंस बता रहा है. ये सेम ही हमारा एक बिल्कुल ऊपर नीचे एक इक्वल फॉर्मेट में चल रहा है. ठीक है, तो इसको क्या कह रहे हैं हम कि हमारा जो है जो एरर टर्म्स है, हमारा एरर टर्म का जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर वो कांस्टेंट है. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, इस सिग्मा स्क्वायर ये कांस्टेंट बता रहा है. अब ये देखिए कि ये क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी x का वैल्यू जो होता है, यहाँ पे x वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है, जो हमारी x की वैल्यू है उसके हिसाब से जो हमारा एरर टर्म जो आ रहा है, इसका जो वेरिएंस आ रहा है वो सेम नहीं रहेगा. ठीक है, तो एरर टर्म का वेरिएंस सेम नहीं रहेगा तो उस केस में क्या हो जाता है? ये आ गया. इस केस में मैं ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. तो ये तो होमोसिडेस्टिसिटी है. होमोसिडेस्टिसिटी. और एक मैं यहाँ पे एक फिर से रिग्रेशन ले रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ. ठीक है, फिर ये ऐसे लिख रहा हूँ.
यहाँ पे देखिए ये क्या कर, ये जो वेरिएंस जो हमारा जा रहा है ये बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ये x है हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा वेरिएंस भी बढ़ता जा रहा है, ये एक पैटर्न्स बना रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कह रहे हैं कि हमारा वेरिएंस जब x का वैल्यू कम था तो हमारा वेरिएंस कम था, जब x का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो हमारा वेरिएंस भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेटेरोसिडेस्टिसिटी, ठीक है। तो हेटेरोसिडेस्टिसिटी वाली ही प्रॉब्लम को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इन दोनों फिगर में दोनों डायग्राम में आपको जो है किस तरह से दोनों डिफरेंट है, तो ये चीज़ आप देख के ही बता सकते हैं किस तरह से हेटेरोसिडेस्टिसिटी में कैसे वेरिएंस हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। और जो है हमारा जो कांस्टेंट है तो उसमें क्या है, हमारा वेरिएंस सेम ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो पा रहा है, ओके। तो अब हमें देखना है कि हमें अब इसमें रीज़न देखना है कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है। अब रीज़न डिफरेंट हो सकते हैं कि हमारा वेरिएंस क्यों चेंज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसका देखने के लिए हमें रीज़न समझने होंगे इसके, ओके। तो रीज़न कैसे समझने हैं कि क्या कारण है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इस तरह का जो हमारी हेटेरोसिडेस्टिसिटी क्यों आती है। तो सबसे पहले रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि इसको कहते हैं हम कि कौन सा मॉडल कहते हैं इसको, रीज़न को, इसे कहते हैं एरर लर्निंग मॉडल भी होता है एक, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे हम एरर लर्निंग, LEA लर्निंग मॉडल। होता क्या है कि जैसे जैसे आप, कई बार क्या होता है कुछ ऐसी चीज़ें होता है जहाँ पे जैसे जैसे आपका लर्निंग बढ़ता जाएगा, जब आपका लर्निंग बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि आप में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो आपके गलती के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। जैसे मैं टाइपिंग का एग्जांपल लेता हूँ, देखो इनिशियली कुछ घंटे जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपके एरर काफ़ी हाई होते हैं, और जैसे जैसे आपका टाइपिंग का एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो आपके एरर भी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इनिशियली आपका क्या है, वेरिएंस काफ़ी हाई था और ग्रेजुअली क्या हो गया, आपका वेरिएंस कम हो गया। तो इसको क्या कहते हैं हम कि आपका वेरिएंस कम हो गया, वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरह के मॉडल में क्या हो गया, वहाँ पे वो काम नहीं आएगा, कांस्टेंट वेरिएंस नहीं आएगा, वेरिएंस डिक्रीजेस। इसको मैं ऐसे कह रखता हूँ कि एरर टर्म का वेरिएंस डिक्रीजेस एज वी गेन एक्सपीरियंस, ठीक है। अब दूसरा मैं बात करता हूँ कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है, जैसे मैं ये एक मॉडल ले लेता हूँ y = β1 प्लस ये β2, ठीक है। ये xi में कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। xi में या इसको इनकम ले लेता हूँ, इसको मैं एरर टर्म ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा इनकम है और ये हमारा सेविंग है, ठीक है। इसको मैं सेविंग लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ इसको इनकम लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो सेविंग पे क्या असर पड़ेगा, तो जब आपका एक लेवल के बाद आपका इनकम बढ़ जाएगा तो आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो रिलेशनशिप और आएगा आपका इनकम और सेविंग, उसमें वेरिएंस भी बढ़ता जाएगा, हर लोगों की चॉइसेस अलग हो जाएगी। जब इनकम लेवल कम होता है तो आदमी की चॉइसेस बड़ी लिमिटेड होती है, तो उस केस में भी क्या होगा, हमारा वेरिएंस बढ़ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे टेस्ट का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जब आपका इनकम कम है, ठीक है, तो आपका कंजम्पशन बिहेवियर, जैसे मैं एक्स इनकम ले लेता हूँ, ठीक है। तो इनिशियली आपका जैसे रिग्रेशन लाइन बता रही है उसी के आसपास होगा, ठीक है। जैसे आपका इनकम आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि वेरिएंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपके बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ जाएंगी, ठीक है। तो फिर आप जो एक कंजम्पशन को एक नॉर्मल मॉडल के थ्रू या कांस्टेंट वेरिएंस मान के आप एज्यूम नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपकी जो फाइंडिंग आएगी वो मिसलीडिंग होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है तो हमारी चॉइसेस, हमारा बिहेवियर, वो सारी चीज़ें हो जाती है, तो इसलिए वेरिएंस भी इंक्रीज़ हो जाता है। वो सेम पैटर्न हम फॉलो नहीं करते हैं फिर जो हम पहले कर रहे थे, ठीक है। वेरिएंस इंक्रीज भी हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने एरर लर्निंग मॉडल की बात की, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका वेरिएंस कम हो जाता है। और यहाँ पे मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, सेविंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ वेरिएंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि आउटलेयर्स जो होती हैं उसके कारण भी वेरिएंस बढ़ जाता है, आउटलायर्स जो होती हैं, ठीक है, ठीक है। आउटलायर्स हो जाता है, एक्सट्रीम ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी या कम आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं ऐसे कह रहा हूँ कि एक
एक पर्टिकुलर किसी किसी फैमिली में लोगों की इनकम है, जैसे मैं ये $5,000 कर देता हूँ, किसी की $10,000 है, ठीक है। मैं किसी एक इंडिविजुअल की मैं यहाँ पे $80,000 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 80,000 बिल्कुल ही एक्सट्रीम लग रहा है मुझे, तो ये आउटलायर्स हो गए, ठीक है। इस तरह की कोई भी एक्सट्रीम वाली कंडीशन आ जाती है तो उस केस में भी हमारे पास हेटेरोजीनेसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। और फोर्थ वाला आ गया कि हमारा हम जो है स्पेसिफिकेशन एरर आ जाती है मॉडल में, ठीक है। कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं मॉडल में जो इम्पोर्टेंट होते हैं, स्पेसिफिकेशन एरर, कुछ वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम ओमिट कर देते हैं। ओमिट मतलब मॉडल का पार्ट ही नहीं बनाते हैं, उसके कारण भी हेटेरोजीनेसिटी वाला प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ही हम उस वेरिएबल को मॉडल में डालेंगे तो उससे क्या हो गया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो है कई बार इनकरेक्ट डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं हम, कई बार रेशो में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो उसके कारण भी क्या आता है, ये हमारा हेटेरोजीनेसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमें देखना है कि एक GLS करके एक मेथड होता है, ठीक है। इसे हम GLS मेथड के थ्रू हम जो है हेटेरोजीनेसिटी की प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो GLS जो है ये मेथड काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, इसे जनरलाइज लिस्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। ये GLS मेथड, ठीक है, जनरलाइज लिस्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं इसके, GLS। तो GLS में क्या होता है, GLS में ये होता है कि जैसे आपके पास ये रिग्रेशन दिया गया है, मैं उसी रिग्रेशन को ले रहा हूँ, ठीक है, YI, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल डाटा पे ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये β1 प्लस मैं β2 xi लिख रहा हूँ, ठीक है, और प्लस मैं एरर टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हमें देख लिया कि यहाँ पे सबको हमने इक्वल वेट दिया है, ठीक है, क्या किया हमने, इक्वल वेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है जो सिग्मा है इससे डिवाइड कर देंगे सभी को, ठीक है। इसको सभी को हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, YI अपॉन सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। और इसी तरह β1 को, या फिर आप इसको यहाँ पे x0i कर दो और उसका वैल्यू 1 कर दो, या 1 लिख दो, वो भी चल जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, प्लस β2 xi और नीचे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कर दिया, ठीक है। और इसी तरह आगे मैंने क्या किया, एरर टर्म लिखा है और इसके नीचे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा कर दिया, ठीक है। तो ये आगे हमें, इसके बाद जो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, ये जो रेशो फॉर्म में है इसको हम स्टार से एक्सप्रेस करेंगे। जैसे YI मैंने स्टार कर दिया, ठीक है, YI स्टार इक्वल टू ये β1 स्टार, ठीक है, प्लस ये जो भी मैं ऐसे x0i कर देता हूँ, इसका वैल्यू 1 नहीं है तो मैं इसको स्टार से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। और ये β2 स्टार और ये xi इसको मैं स्टार कर देता हूँ और प्लस इसको मैं v से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। फिर देखो ये सारे को मैंने स्टार से डिनोट कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, तो जो भी हमारे पास ये अभी रिजल्ट आ रहा है इसका स्टार करके, तो ये क्या आ रहा है, ये ब्लू हो गए, वेस्ट लीनियर अनवायस एस्टिमेटर आएगा, ठीक है। पहले ब्लू नहीं था, मैं अब एक्सप्लेन करूँगा ऐसा क्यों था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कि हमने क्या किया यहाँ पे कि ये ब्लू नहीं था। अब हमें देखना है कि इसमें वेरिएंस हमारा कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। देखो जैसे मैंने वेरिएंस की बात की थी आपसे कि वेरिएंस क्या होता है, हमारा जो वेरिएंस होता है एरर टर्म का, ठीक है, एरर टर्म का वेरिएंस क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जो एवरेज वैल्यू इसका आ गया, ये स्टार करके ये स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। और इसको आप करेंगे तो स्टार का वैल्यू क्या है, स्टार का वैल्यू है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू UI अपॉन नीचे क्या था, ये सिग्मा था, ठीक है। मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, इसको और सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास ये UI स्क्वायर आ गया, ठीक है, अपॉन और नीचे ये सिग्मा स्क्वायर आ गया। इसी को मैंने सिंप्लीफाई किया और जो ऊपर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ U स्क्वायर जो आ रही थी, ये क्या है, ये तो हमारे पास पहले ही सिग्मा स्क्वायर आ रही थी, ठीक है। तो इसको हम डाल देंगे, इसको वैसे ही कट डाल देंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ
ये सिग्मा स्क्वायर आ गया, और आगे इसको मैं कर दूंगा ये भी सिग्मा स्क्वायर आ गया, तो ये दोनों से कट जाएंगे तो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, पहले कांस्टेंट नहीं था, अब वेरिएबल ऑफ ट्रांसफॉर्म टर्म, डिस्टर्बेंस टर्म, ठीक है, इज होमोसिडेस्टिक, अब ये होमोसिडेस्टिक हो गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या हमारे पास नाउ OLS इज ब्लू, वेस्ट लीनियर अनवायर्स एस्टिमेटर हो गया। तो वेस्ट लीनियर एस्टिमेटर कौन हो गए, ये बीटा 1 स्टार और ये बीटा 2 स्टार हुए हैं, ठीक है, नोट नॉर्मल जो बीटा 1 लिखा था हमने और ये बीटा 2 लिखा था, ये नहीं हुए हैं, ठीक है, ये वाले टर्म ब्लू नहीं है, ठीक है, ये वाले जो हमने स्टार के फॉर्म में जो किए हैं ये हमारे ब्लू हो गए, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो हमने अभी जो किया है डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ठीक है। जो GLS जो हमने अभी किया, GLS एंड OLS में क्या डिफरेंस है, ठीक है, जो GLS और OLS में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने बात की थी अभी कि GLS में हम क्या करते हैं, GLS में हम जो क्या करते हैं, इसको सिग्मा के साथ सारे को क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, और जबकि हम जो है OLS में ऐसा नहीं कर, OLS में क्या करते थे, हम क्या करते थे, ये सिग्मा ये U जो है हमारा U हेड स्क्वायर है, इसको मिनिमाइज़ करते थे, तो हम ऐसे लिखते थे, ठीक है, ऐसे कर देते थे वाई आई माइनस बीटा 1 माइनस बीटा 2 XI, और इसको स्क्वायर कर देते, इनको डिफ्रेंशिएट करके हम 0 के इक्वल पुट करते थे। और इसी तरह हम क्या करेंगे कि इसको GLS को जनरलाइज लिस्ट स्क्वायर मेथड में हम वेट असाइन करते हैं। वेट किसके इक्वल होता है, जो हम वेट असाइन करते हैं W वेट 1 अपॉन ये जो हमारा स्क्वायर आ जाता है, सॉरी ये सिग्मा जो आ जाता है, ये आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो जाता है, तो ये ऐसे करेंगे हम W ये U आई स्क्वायर एक इसके इक्वल आ गया, आगे के हम वेट करेंगे असाइन करेंगे, तो ये आ जाएगा W, ठीक है, WI, ठीक है, फिर आगे हम वही करेंगे Y माइनस, ठीक है, ये बीटा 1 एट, ठीक है, इसको मैं स्टार लिखूँगा, ओके, एंड फिर माइनस ये बीटा 2 और ये 2y, ठीक है, इसको स्टार लिख देंगे, ठीक है, और इसको हम स्क्वायर कर देंगे, ओके। तो ये हो गया। तो देखिए दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ गया, है ना। देखिए इसमें क्या होता था कि हम जो है OLS में क्या करते थे, असाइन सेम वेट देते थे, पर GLS में असाइन अ डिफरेंट वेट, ठीक है। पर जैसे OLS में क्या होता था, जिसमें ज़्यादा वेरिएंस ज़्यादा दूर होता था तो अपने आप ही ज़्यादा वेट मिल जाता था। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये मैं एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक मैं यहाँ पे वेरिएंस ले रहा हूँ, देखो एरर टर्म यहाँ पे आ रहा है U, ठीक है, इसको मैं A कह रहा हूँ, ठीक है। एक एरर टर्म मेरा ये आ रहा है नीचे तक B आ रहा है, ठीक है, इसको एक U आ गया, ये UI, ठीक है, और एक वेरिएंस हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसको मैं C कह रहा हूँ, ठीक है, ये भी एरर टर्म आ रहा है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो C वाला है सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो C वाला का ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा। हम सब किसी को ज़्यादा वेट असाइन नहीं कर रहे हैं, सेम इक्वल वेट दे रहे हैं, पर स्क्वायरिंग करते हैं तो C पे ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। पर GLS के केस में क्या आएगा, जब हम जो C में ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका वेरिएंस भी ज़्यादा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़्यादा होगा। जब इसका ये जो है हमारा सिग्मा वैल्यू ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, इसमें वेट कम मिलेगा, ठीक है। तो GLS में क्या हो गया कि जिस चीज़ का वेरिएंस ज़्यादा है उसको वेट कम मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे, ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है यहाँ पे। तो GLS के केस में हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब तो आपको देखना है कि हमारा, देखिए कंसिक्वेंसेस इसके हल्के से आपको देखने हैं, कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। ये जो अनवायस एस्टिमेटर होता है बिल्कुल अनवायस होता है, ठीक है,
क्योंकि जो बीटा की वैल्यू जो होती है, बीटा 2 की मैं जैसे बात कर रहा हूँ, बीटा 2 की वैल्यू, बीटा 2 वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरर टर्म। ठीक है, इसलिए जब एरर टर्म का जो वेरिएंस चेंज होगा तो बीटा 2 की वैल्यू को नहीं होगा, तो इसलिए देयरफॉर बीटा 2 इज अनवाइस। ठीक है, अनवाइस होता है। ठीक है, और ये कंसिस्टेंट भी होता है। कंसिस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम सैंपल का साइज बढ़ाते हैं, एज वी रेज द सैंपल साइज द वैल्यू ऑफ बीटा 2 कन्वर्जेस टू इट्स ट्रू वैल्यू। ठीक है, जैसे जैसे आप सैंपल का साइज बढ़ाते हो, ठीक है, तो फिर हमें ट्रू वैल्यू मिलने लगती है बीटा की। तो ठीक है, ये अनबायस भी है और कंसिस्टेंट भी है। अब आगे देखना है, पर दिस इज़ नॉट एफिशिएंट। ठीक है, दिस इज़ नॉट एफिशिएंट, ये एफिशिएंट नहीं है। ये क्यों एफिशिएंट नहीं है मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि इसका वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है। अगर इसका वेरिएंस कांस्टेंट होता तभी एफिशिएंट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जीएलएस का मेथड यूज करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, हम कांस्टेंट बनाते हैं, तभी एफिशिएंट बनता है। ठीक है, दिस इज़ नॉट एफिशिएंट, दस नॉट ब्लू। ठीक है, तो ब्लू बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर नहीं बनेगा इस केस में। ठीक है, तो ये आगे हमें ये जो है अनबायस है, कंसिस्टेंट है, पर एफिशिएंट नहीं है। ये सारी कंडीशनें ये पूरी सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसलिए ब्लू नहीं है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस केस में क्या होगा, कि हमारा जो एस्टिमेशन होगा उस पर क्या असर पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे आप चीज़ों को देखिए, वेरिएंस अलग होगा तो आपका स्टैंडर्ड एरर भी अलग होगा। जब स्टैंडर्ड एरर अलग होगा तो आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड एरर अलग होगा तो आपका टी वैल्यू भी अलग होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जब हमारा स्टैंडर्ड, फर्स्ट केस देख लो, तो स्टैंडर्ड एरर इज हाई। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर हाई होता है, स्टैंडर्ड एरर इज हाई, तो हमारा क्या होता है, टी वैल्यू डिक्रीजेस। ठीक है, व्हेन स्टैंडर्ड वैल्यू इज हाई द टी वैल्यू डिक्रीजेस। और टी वैल्यू किसके इक्वल होती है, टी वैल्यू मैंने आपको बताया था कि जो भी ये बीटा जो हमारे पास होता है, जिसको भी हम लेते हैं, बीटा 1 2, बीटा 0 ले लो या कुछ भी ले लो, और हमारा स्टैंडर्ड एरर होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, जो स्टैंडर्ड एरर जिसका भी हो, बीटा का जो ले रहे हैं हम। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड एरर बढ़ेगा तो ये कम होगा, टी का वैल्यू कम होगा, तो इससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे। ठीक है, टी वैल्यू कम होगा तो हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं होगा, रिजल्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, व्हेन टी वैल्यू इज लो। ठीक है, तो इसका मतलब वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इस केस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, स्टैंडर्ड इज हाई व्हेन टी वैल्यू डिक्रीजेस। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि स्टैंडर्ड एरर हाई होगा तो टी वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आगे आपको देखना है कि मैंने आपको बताया था, इस केस में बताया था कि हेटेरोसिडेस्टिसिटी के केस में स्टैंडर्ड एरर हाई होगा या लो होगा। स्टैंडर्ड एरर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आपका वेरिएंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वेरिएंस इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखिए इंक्रीज़ हो रहा है, पर आप
आप इतना ले रहे हैं, पर आपके केस में आप इतना वेरिएंस ले रहे हैं, इस तरह से होमोसिडेस्टिसिटी के केस में आप चल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, वेरिएंस ज़्यादा है, स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा है, पर आप एक्चुअल में कम ले रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही GLS रन करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर आपका हाई होगा नए केस में, ठीक है। पर पुराने में क्या हो गया, आपका स्टैंडर्ड एरर लो है, तो लो होगा तो टी वैल्यू हाई होगा तो रिजल्ट सिग्निफिकेंट आएगा, तो उस केस में सिग्निफिकेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं जबकि वो ट्रू है, तो टाइप 1 एरर हम कमिट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप ओपोजिट केस, दूसरा केस देख लो। जैसे आप दूसरा केस यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक और रिग्रेशन ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। पर ओवर द टाइम ऑफ पीरियड आपका कम हो रहा है ये, ठीक है, आपका वेरिएंस कम हो रहा है, ठीक है, वेरिएंस कम हो रहा है, पर आप फिर क्या कर रहे हैं, आप कांस्टेंट ले रहे हैं इस तरह से। तो इस केस में क्या हो गया कि आप हाई ले रहे हैं, तो जब आपको जो हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी है पर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब उल्टा केस हो गया यहाँ पे। तो ये देखना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो नया जो आप GLS रन करेंगे उसका आपका स्टैंडर्ड एरर हाई आएगा लो आएगा, ठीक है। ये हर केस बाई केस अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेरिएंस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका वेरिएंस कम हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया कि आप क्या करेंगे, अगर आप उस चीज़ को अकाउंट फॉर नहीं करते हैं तो उस केस में आपका स्टैंडर्ड एरर हाई आएगा और आप क्या करेंगे कि आपका रिजल्ट भी इनसिग्निफिकेंट आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब अगले वीडियो में देखेंगे हम कि रिमेडीज़ क्या है इसकी, कैसे रिमेडीज़ कैसे ठीक करना है हमें हेटेरोसिडेस्टिसिटी वाली प्रॉब्लम को, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।